तो गाइस, हमने आखिरी एपिसोड में देखा था रेनी एंटे से 1 महीने का समय मांगती है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में रेनी कहती है 1 महीना, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 महीने का समय दो। तो एंटे कहता है क्या, जैसे कि तुम कुछ भी करने के लिए कैपेबल हो। रेनी कहती है ऐसा मत करो, एक बार मुझ पर अपना भरोसा रखो। उसके बाद रेनी चमकती हुई आंखों से एंटे से कहती है ओ मुझे पता है। तो एंटे कंफ्यूज होता है और कैरियल को पूरी सिचुएशन फनी लगती है। रेनी हंसते हुए कहती है तुम्हें बस डर है कि मैं सही हो सकती हूँ, है ना। एंटे कहता है फाइन, ठीक है, अगर आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो मैं अपनी कसम खाता हूँ कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। ये एक डील है। और कैरेल से कहता है कैरेल आप हमारे गवाह हैं। कैरेल कहता है ओ ज़रूर ठीक है। उसके बाद सिस्टम कहता है स्पेशल क्वेस्ट एक्टिवेटेड, क्या आप क्वेस्ट को देखना चाहेंगी, यस या नो। रेनी मन में सोचती है हाँ मैं इसका ही इंतजार कर रही थी और यस पर क्लिक कर देती है। फिर हम स्पेशल क्वेस्ट देखते हैं। स्पेशल क्वेस्ट इनोसेंस। आपने एंटे मार्केस के साथ एक डील किया है और 1 महीने के अंदर अपनी बेगुनाही साबित करने का वादा किया है। साबित करो कि आपने सेंट को नहीं मारा। कंप्लीट करने की कंडीशन, अपनी बेगुनाही साबित करें। कंप्लीट करने का रिवॉर्ड, आप एंटे मार्केस से एक इच्छा पूरी करने के लिए कह सकते हैं और कैरियल मार्केस की एफिनिटी प्लस 100 पॉइंट से इंक्रीज होगी। रेनी सोचती है ओह यह कैरियल की एफिनिटी को बढ़ाने वाला है और फिर एंटे को देखकर सोचती है लेकिन समस्या यही है, यह उसकी एफिनिटी को कैसे नहीं बढ़ाएगा। रेनी एंटे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मन में सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी छोटी बहन की बेगुनाही साबित करने से इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि वह मुझे कैसे पसंद करता है, वह किस तरह का कैरेक्टर बैकग्राउंड छुपा रहा है। फिर एंटे को पीछे से कुछ खतरनाक महसूस होता है और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। उसके बाद रेनी नॉर्मली तरीके से एंटे से कहती है मैं इस महीने के दौरान आपके सहयोग की आशा करती हूँ। एंटे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है और कहता है आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने झूठ के लिए तैयारी शुरू करना बुद्धिमानी हो सकती है। रेनी सोचती है वह मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। रेनी कहती है जरूर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। और रेनी वहां से चली जाती है। कैरेल कहता है वो कुछ अलग सी लग रही है। उसके बाद एंटे अपने हाथों को देखने लगता है। कैरेल उससे पूछता है एंटे क्या गलत है। हम देखते हैं एंटे का हाथ कांप रहा होता है। फिर एंटे हमें बताता है मेरा उससे हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन मैं उसके ग्रिप से बच नहीं सका। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे जैसा टॉप रैंकिंग वाला एक्सपर्ट स्वॉर्ड मास्टर एक साधारण सिविलियन के हाथों को अवॉइड करने में असमर्थ था। वास्तव में जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई दुर्भावना नहीं, कोई दया नहीं, बस कुछ भी नहीं। लेकिन अभी एक पल पहले मैंने अपनी स्वॉर्ड खींची, उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, क्यों, और सोचता है आप क्या है, और फिर अपना सर पकड़कर वही सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद हम रेनी को देखते हैं। रेनी सोचती है अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जीरो नॉलेज के आधार पर कोई कदम उठा सकती हूँ। शायद मुझे एक रिक्रूटिंग इन्फॉर्मेंट से शुरू करना चाहिए। इस विशाल मैनोर में कम से कम एक व्यक्ति तो होगा जो मेरे साथ फ्रेंडली हो। ठीक है, मुझे किसी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके शुरू करना चाहिए। तो रेनी एक मेड से पूछने जाती है लेकिन वो मेड रेनी से कहती है माफ करना माय लेडी, अगर आपके पास बकवास करने का समय है आप एक अलग ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती। दूसरी मेड सोचती है उसने खुद पर चाय गिरा ली होगी। रेनी उससे इन्फॉर्मेशन निकालने में फेल हो जाती है। फिर दूसरी मेड से पूछने जाती है तो वो मेड कहती है प्लीज इस डची के रेपुटेशन को घुमिल करना बंद करे। उसमें भी फेल हो जाती है रेनी इन्फॉर्मेशन निकालने में। फिर तीसरी मेड से पूछने जाती है लेकिन वो भी कहती है प्लीज मुझे ए पॉइंटलेस क्वेश्चन पूछने से न रोके माय लेडी, मैं काफी बिजी हूँ। उसके बाद रेनी सोचती है हे भगवान, यह रेनी कैरेक्टर किस तरह की पर्सन थी।
नौकरानियों द्वारा भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। उसके बाद रेनी चीटी की तरफ देखने लगती है। वो चीटी भी रेनी से गुस्से में कहती है, तुम्हें यही रहना चाहिए और इतनी परेशानी खड़ी करना बंद कर देना चाहिए। ये देखकर रेनी सोचती है, इसके अलावा मैं जिस किसी से भी मिलती हूँ उसकी नेगेटिव एफिनिटी स्कोर होता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। एक मेड रेनी से कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। रेनी सोचती है, ठीक है, मैं यह इन्फॉर्मेंट ढूंढने का प्रयास छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे यह कहना ही होगा। फिर रेनी मेड का हाथ पकड़कर बोलती है, तो क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं कि मेरे कमरे तक कैसे पहुंचा जाए। रेनी बताती है, ईमानदारी से कहूँ तो यह मैनर बहुत बड़ी है, मैं खो गई हूँ। फिर मेड रेनी को उसके कमरे तक लाती है और बोलती है, हम यहाँ आ गए माय लेडी। रेनी इतने लग्जरियस कमरे को देखकर सदमे में चली जाती है और मेड से बोलती है, हाँ अब आप जा सकते हो। फिर इधर उधर देखते हुए सोचती है, मेरा कमरा मेरे द्वारा मेरे साथ किए गए व्यवहार के आधार पर मेरे अपेक्षा से बहुत बेहतर है। फिर अलमारी की ओर जाती है और कहती है, अच्छा, और उसे खोलते हुए कहती है, मैं इस अनकंफर्टेबल ड्रेस को बदल कर शुरुआत करूंगी। फिर हम रेनी की अलमारी देखते हैं, उसमें महंगे ड्रेस, शूज, ज्वेलरी, नेकलेस होते हैं। ये देखकर रेनी शॉक होकर कहती है, क्या इतने सभी महंगे एक्सपेंसिव दिखने वाले सामान को देखो। मुझे पता था कि ड्यूक के फैमिली के पास बहुत पैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वे मेरे जैसे शर्मिंदगी वाले व्यक्ति पर इतना खर्च करेंगे। और कहती है, इस तरह की फाइनेंशियल ताकत के साथ बस एक इन्फॉर्मेंट खरीदना आसान हो सकता है। और बताती है, सच कहूँ तो मेरे लिए एक हेंचमैन बनाना आसान होगा। मुझे बस रूथलेस ब्लड लीडर के मैजिक की जरूरत है और रूलर ऑफ प्रलोभन की स्किल। दुर्भाग्य से उनके स्टेट अभी कैलिब्रेट किए जा रहे हैं। मेरे पास्ट लाइफ में से एक में मैं युद्ध के दौरान मारी गई थी जब मेरी एक स्किल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मुझे उन्हें जितना संभव हो उतना कम यूज करना चाहिए। अभी मुझे यकीन नहीं है कि मैं पहले की तरह सब कुछ मार सकती हूँ या नहीं, या अगर मैं मारी गई तो वापस भी आ सकती हूँ। और मिरर में अपने आप को देखकर सोचती है, मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले मुझे यह कंफर्म करना चाहिए कि क्या सेंट वास्तव में मर चुकी है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई बॉडी नहीं है, कोई सबूत नहीं है या कोई गवाह नहीं है। इसका मतलब है कि कोई नहीं जानता कि सेंट भाग गई, लापता हो गई या मारी गई। अगर वह जीवित है तो मुझे उसकी गवाही चाहिए, लेकिन अगर वह मर चुकी है तो मुझे क्वेस्ट पूरी करने के लिए उसके हत्यारे को पकड़ना चाहिए। अगर मैं एक एक कदम करके स्थिति को हल करूं, तो मैं किसी समय इस वर्ल्ड को छोड़ने में सक्षम हो सकती हूँ। रेनी क्वीन ऑफ वेव हीलिंग से कहती है, वाटर लेडी, क्या आप सेंट की लोकेशन ढूंढ सकती है। द क्वीन ऑफ वेव हीलिंग कहती है कि अगर आपके पास उसकी कोई चीज है तो उसे ढूंढना पॉसिबल होगा। रेनी कहती है, मुझे लगता है कि मैं उसे आपके लिए ला सकती हूँ। रूथलेस ब्लड लीडर पूछता है कि क्या हम किसी और पर हत्या का आरोप लगा सकते हैं। द रूलर ऑफ प्रलोभन सुझाव सुनकर खुश है क्योंकि यह उसकी खूबी है। रेनी कहती है, क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है। ऐसा लगता है कि यह डिवाइन पावर वाले लोग हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे यकीन है कि ओल्ड मैन प्रलोभन सबसे पहले पकड़ा जाएगा। द रूलर ऑफ प्रलोभन उसकी शॉकिंग निकनेम को सुनकर शॉक हो जाता है। रेनी कहती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं इस जगह पर कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाऊंगी, चाहे मैं कितना भी पैसा खर्च करूँ। द क्वीन ऑफ वेव हीलिंग चिंतित है कि यह खतरनाक हो सकता है। रेनी कहती है, ओह चलो, डेंजरस मेरे लिए। मैं एक एस क्लास हंटर हूँ जिसने कई बार वापसी के साथ फाइनल बॉस को हराया। द रूथलेस ब्लड लीडर हंसता है और कहता है कि जो भी तुमसे मिलेगा वह खतरे में होगा। द रूलर ऑफ प्रलोभन सुनता है द रूथलेस ब्लड लीडर का स्टेटमेंट और हंसते हुए जमीन पर लौट जाता है। रेनी कहती है, लेकिन सीरियसली मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई मिल जाएगा जो मेरी मदद कर सके। रूथलेस ब्लड लीडर उस जगह जाने का सुझाव देता है जहां वह लापता हो गई थी। रेनी कहती है, ओह यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह कहाँ थी, है ना। रूथलेस ब्लड लीडर शार्प कमेंट पर चुप हो जाता है। उसके बाद रेनी जोर से दरवाजा खोलते हुए कहती है, लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड में हार मानना जल्दबाजी होगी जहाँ गोबर का भी अपना उपयोग है। अब चलो कुछ ढूंढते हैं। उसके बाद एंटे को देखकर सोचती है, एंटे मार्कियस गोबर।
उसके बाद एंटे कहता है तो आप एक रिपोर्ट मांगने आई हो जिसमें मामले की डिटेल्स हो। रेनी कहती है हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि हम सेंथ की हत्या करने वाले फैमिली बन जाए तो मेरा सुझाव है कि आप कोऑपरेट करें। एंटे कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ, लेकिन केवल इस कंडीशन पर कि आप आगे जहाँ भी जाएंगे आप अपने साथ कुछ गार्ड ले जाएंगे। रेनी उन गार्ड की तरफ देखते हुए सोचती है वो लोग, फिर कहती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वे ज़्यादा परेशानी वाले होंगे। एंटे कहता है क्या आपको नहीं पता कि कंडीशन शर्त क्या होती है? उसके बाद रेनी कहती है ठीक है, तो मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी। फिर मुस्कुराते हुए कहती है अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझ पर नज़र रखे और रिपोर्ट करे, क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना बेहतर नहीं लगेगा जिस पर आप वास्तव में भरोसा कर सके? उसके बाद खुश होते हुए कहती है ओह, मुझे भी एक कैरेज चाहिए। उसके बाद हम बाहर किसी और जगह का सीन देखते हैं। फिर हम रेनी को कैरेज से उतरते हुए देखते हैं। रेनी इस जगह को देखते हुए कहती है वाह, तो यह वह जगह है जहाँ सेंथ को आखिरी बार देखा गया था। फिर राइटर हमें बताता है ये मार्केस डची का बाहरी इलाका है। रेनी बताती है रिपोर्ट के अनुसार लिन 10 दिन पहले गायब हो गई थी, जबकि वह एक गरीब गांव में गरीबों की मदद के लिए कुछ वॉलेंटियर वर्क कर रही थी। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह किडनैपिंग थी या वह बस मिसिंग हो गई थी। फिर रेनी किसी को अपनी ओर आता हुआ देखती है। उसके बाद वो आदमी कहता है लेडी रेनी, आपकी लेडीशिप यहाँ तक क्यों आई है? उस आदमी का नाम प्रिस्ट मेल्सन होता है। रेनी उसको देखकर सोचती है क्या वह टॉप प्रिस्ट है या कुछ और। ऐसा लगता है कि वह काफी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। क्या वह रिश्वत लेता है? फिर सोचती है लेकिन वह किताब इतनी चमकदार क्यों है? उसके बाद रेनी कहती है मैं सच्चाई का पता लगाने आई हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप कोऑपरेट करें। फिर एक प्रिस्ट कहता है सच? दूसरा प्रिस्ट कहता है क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह अपराधी है? फिर कोई कहता है क्या आप दावा कर रहे हैं कि कोई अलग अपराधी है? रेनी कहती है यह दावा नहीं बल्कि सच्चाई है, मैंने सेंथ को नहीं मारा। आपके पास कोई सबूत या गवाह भी नहीं है जो मुझे अपराधी के रूप में इंगित करता हो, मतलब पॉइंटिंग करता हो, और मुझे यकीन है कि आप उसे ढूंढने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। मैं बस यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें सेना में शामिल होना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अपने मन में सोचती है यह सही है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन लेने जा रही हूँ और खुद ही इसकी जांच करूंगी। उसके बाद कुछ लोग खुशफुसाने लगते हैं। एक आदमी कहता है उसकी लेडीशिप सही है। दूसरा आदमी कहता है जब तक हम उसकी होलीनेस पा सकते हैं। इनकी सभी बातें प्रिस्ट मेल्सन सुन लेता है और जल्दी से हड़बड़ाहट में कहता है लेकिन हमें माई लेडी पर भरोसा क्यों करना चाहिए? ये सुनकर रेनी हैरान हो जाती है और मुस्कुराते हुए सोचती है ओह, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? वह उस तरह का आदमी होगा जो प्रॉपर मोटिवेशन के बिना आगे नहीं बढ़ता। फिर रेनी कहती है ओ डियर, तुम्हें मेरी ईमानदारी पर शक होना चाहिए। फिर रेनी प्रिस्ट मेल्सन को एक बॉक्स दिखाती है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में ज्वेल्स होते हैं। उस बॉक्स में ओरिजिनल रेनी ज्वेल्स होते हैं। फिर रेनी कहती है चूंकि आप कुछ बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति से गुजर रहे हैं, मैंने सोचा कि ऊपर उठाने के लिए कुछ दान करूं। प्रिस्ट मेल्सन उन ज्वेलरीज को देखकर खुश हो जाता है। प्रिस्ट मेल्सन को ऐसे ज्वेलरीज को लेने के बाद खुश होता हुआ देखकर बाकी सारे प्रिस्ट लोग उसे घूरने लगते हैं। दोस्तों, असल में रेनी ने प्रिस्ट मेल्सन को रिश्वत दी होती है। उसके बाद प्रिस्ट मेल्सन अपना बर्ताव जल्दी से बदल लेता है और रेनी से कहता है मुझे आप पर संदेह करने के लिए माफ करें, आप और क्या चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें? रेनी कहती है क्या आपके पास लिन कैरिज से संबंधित कुछ है, जैसा कि कुछ ऐसा जो उसके पास लंबे समय से हो? उसके बाद फिर प्रिस्ट मेल्सन एक बुक देते हुए कहता है ओह, तो ये स्क्रिप्चर वही है जिनकी आपको तलाश है, वे उसकी थी। रेनी सोचती है ओह, इसलिए यह डिवाइन एनर्जी से चमक रही है। उसके बाद प्रिस्ट मेल्सन रेनी से कहता है वो भी मक्खन लगाते हुए क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? ये देखकर रेनी सोचती है देखो अब वह कितना मददगार है क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए हैं। फिर रेनी प्रिस्ट मेल्सन से कहती है वह टेंट देखना चाहूंगी जहाँ लेडी लिन रुकी थी, यह कहाँ है? उसके बाद रेनी लेडी लिन का टेंट देखती है और सोचती है यह साफ, सिंपल और किफायती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सेंटलेंस का दिखावा कर रही है। उसके बाद रेनी का गार्ड कहता है माय लेडी। रेनी कहती है हाँ बोलो क्या है?
गार्ड कहता है दान के बारे में। उसके बाद रेनी कहती है क्यों, क्या कोई समस्या है? उसकी बदौलत मैं उसकी किताब पाने में सक्षम थी। गार्ड कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कुछ सोचने के बाद कहता है मुझे लगा कि आपकी लेडीशिप रिलीजियस ऑर्डर से नफरत करती है, खासकर हाई प्रीस्ट के साथ हुई घटना के बाद। रेनी सोचती है वह किस बारे में बात कर रहा है, फिर कंफ्यूज होकर कहती है क्या घटना? उसके बाद गार्ड कहता है ओह मुझे माफ कर दो, मुझे यकीन है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे यूर लेडीशिप याद रखना चाहती है। रेनी कहती है नहीं, प्लीज जारी रखे, मैंने इतने भयानक काम किए हैं कि मुझे वह याद नहीं है। फिर गार्ड बताता है जब हाई प्रीस्ट ने लेडी लिन को सेंट घोषित किया, यूर लेडीशिप अपनी सीट से उठी और उनके चेहरे पर शैंपेन फेंकी। उसके बाद रेनी कहती है कोई बात नहीं और कुछ मत कहो, और सोचती है इस लड़की का जीवन बहुत इंटेंस है। उसके बाद गार्ड कहता है लेकिन मुझे याद है कि आपने तब क्या कहा था। आपने कहा कि आप गुस्से में थे, लेकिन हर होलीनेस के कारण नहीं। तुमने कहा हाई प्रीस्ट ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की, हाई प्रीस्ट ने तुमको मोलेस्ट किया। ये सुनकर रेनी शॉक हो जाती है और गुस्से में अपनी मुट्ठियों को जोर से दबाने लगती है और सोचती है तो यही हुआ। फिर भी किसी ने रेनी पर विश्वास नहीं किया और हाई प्रीस्ट ने जो किया उसे भुला दिया गया। उसके बाद गार्ड बोलता है क्या वह भी एक गलतफहमी थी? रेनी बोलती है जो आप चाहते हैं उस पर विश्वास करें, वैसे भी हर कोई यही करता है। वो जो भी सोचते हैं वही करते हैं और जो भी उनसे सहमत नहीं होता उसे छिपा देते हैं। उसके बाद हमें बताती है कोई भी किसी की बैड रेपुटेशन वाले की बात नहीं सुनता। उसके बाद रेनी गार्ड से कहती है मैं यहाँ चारों ओर देखूंगी जबकि तुम बाहर पहरा दे रहे हो। गार्ड कहता है हाँ माय लेडी। उसके बाद रेनी बताती है मेरे पिछले जीवन में, उससे पहले के जीवन में और अनगिनत रिटर्न के दौरान मैंने बार बार होते देखा है। मुझे यकीन है कि भविष्य में ऐसा फिर से होगा। ऐसी स्थिति में सच्चाई मायने नहीं रखती। सच्चाई वही है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो वे सुनना नहीं चाहते उसे झूठ की तरह माना जाता है। मैं किसी और के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकती सिवाय अपने खुद के। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं रेनी हूँ। इस वर्ल्ड में कौन मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा कर सकता है? चाहे मेरे नाम पर किसी भी तरह के संदेह या झूठे आरोप क्यों ना लगाए जाए, मैं रेनी पर भरोसा करूंगी। तो क्या हुआ अगर वह वाकई बुरी थी? अगर दुनिया मुझे एक बुरे व्यक्ति के रूप में देखती है तो मैं उनके लिए वह बुरा व्यक्ति बन जाऊंगी। रेनी मैं सुनूंगी कि तुम क्या कहना चाहती हो। रेनी मार्कियस पर कभी शक न करने का वादा करती हूँ। सिस्टम बताता है सब क्वेस्ट इनोसेंस क्लियर हो गया है। सब क्वेस्ट इनोसेंट कंप्लीट करने की कंडीशन एक पर्सन को यकीन दिलाई कि आप निर्दोष हैं। क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड रेपुटेशन +30 हो जाएगी। उसके बाद कोई बोलता है लेडी रेनी मार्कियस यहाँ आई है। हाई प्रीस्ट मेल्सन कहता है हाँ, उसने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जांच कर रही है। ये बोलने के बाद हाई प्रीस्ट चुप हो जाता है। उसके बाद सामने वाला पर्सन सोचता है मुझे नहीं लगा था कि क्राउन प्रिंस उसे सभी लोगों में से भेजेगा। उसके बाद हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, ये है सेडिन एंसराद। उसने 20 साल की उम्र में मर्सनरी किंग का टाइटल हासिल किया। वह सिरा गिल्ड का हेड है जो पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मर्सनरी गिल्ड है। साथ ही एम्पायर में केवल 2 स्वॉर्ड मास्टर में से एक है। उन्हें रामदिशा एम्पायर का प्रकाश और काउंटलेस महान नाम कहा जाता है। उसके बाद हाई प्रीस्ट मेल्सन सोचता है फिर से केवल उसके जैसा कोई व्यक्ति ही इस तरह के मामले को संभालने के लिए पर्याप्त सक्षम होगा। उसके बाद सेडिन कहता है तो वह अपनी बेगुनाही साबित करने जा रही है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? तो हाई प्रीस्ट मेल्सन थोड़ा परेशान होकर कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर हमने उसे मौका नहीं दिया तो उसकी तरफ से कुछ परेशानी हो सकती थी। सेडिन सोचता है मुझे यकीन है कि उसने रिश्वत ली है। मुझे हैरानी भी नहीं हुई, मैं इस तथ्य से अधिक हैरान हुआ कि रेनी मार्कियस खुद की जांच करने आई थी। उसके पर्सनालिटी को देखते हुए वह काफी हताश होगी। मैंने उसके बारे में कई र्यूमर्स सुने हैं। वे कहते हैं कि उसने विस्काउंटेस केल्सी की बेटी के सारे बाल काट दिए, क्राउन प्रिंस की चाय में जहर मिला दिया और ताकि वह उसका इलाज कर सके। हम देखते हैं। रेनी कहती है ओ माय, मुझे आपकी मदद करने दो यूर हाइनेस। फिर से सेडिन बताता है और उसने सेंट को ठोकर मार दी। बेशक इन अफवाहों के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो मेल नहीं खाती, हालांकि यह मेरी समस्या नहीं है।
उसके बाद सेडिन हाई प्रीस्ट मेल्सन से कहता है आपको उसे कोई और जानकारी देने से बचना चाहिए, खासकर यह तथ्य कि वहाँ एक गवाह है। ये सुनकर हाई प्रीस्ट मेल्सन चौंक जाता है और कहता है माफ करना, लेकिन क्यों? सेडिन कहता है यह क्राउन प्रिंस का सीधा आदेश है। हाई प्रीस्ट मेल्सन कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद अचानक से हाई प्रीस्ट मेल्सन के कान के पास कोई आकर कुछ बोलता है, इससे वो सो जाता है। सेडिन कहता है इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस लेडी से मिलने जाऊंगा। उसके बाद सोया हुआ हाई प्रीस्ट मेल्सन जोर से टेबल पर गिर जाता है। उसके बाद सेडिन जल्दी से उठकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है क्या? हम देखते हैं सेडिन के पास एक इनक्यूबिस होता है। उसके बाद सेडिन सोचता है क्या किसी ने उसे जहर दिया था? नहीं, वह बिना किसी वार्निंग के गिर पड़ा। मुझे भी कोई मैजिक महसूस नहीं हुआ। उसके बाद वो इनक्यूबिस सेडिन के कान में कुछ विस्पर करता है। सेडिन इसे महसूस कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ लेता है और जहाँ उसे महसूस हुआ था वहाँ हमला कर देता है। ये देखकर वो इनक्यूबिस हैरान हो जाता है। उसके बाद सेडिन हाँफते हुए सोचता है यह इनक्यूबी की ओरा है। स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद मैं मुश्किल से खड़ा रह पा रहा हूँ। उसके बाद सेडिन को फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही होती है। सेडिन सोचता है यह फोर्स एक हाई रैंकिंग डीमन के बराबर है। कौन इतने शक्तिशाली डीमन को बुला सकता था प्रिस्ट से घिरे प्लेस पर? मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वो जो भी है वह क्राउन प्रिंस से ज्यादा शक्तिशाली है। इस दुनिया में जहाँ सब कुछ अनिश्चित और अस्थिर है, केवल एक ही चीज थी जो सेडिन एंसेरात को बनाए रखती थी। एकमात्र चीज जिसने इस वॉर ऑर्फन की मदद की, जो किसी भी समय मर सकता था। जीवित रहने के लिए पावर थी, इसलिए एक वफादार भक्त की तरह उसने केवल पावर की तलाश की और कामना की। उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा मर्सनरी गिल्ड स्थापित करने के लिए मर्सनरी किंग माना गया और उन्होंने उन्हें ग्रेट वेल्थ और पावर इकट्ठा करने के लिए एकजुट किया। और फिर भी वह सत्ता की प्यास नहीं रोक सका। ऐसा महसूस हुआ कि वह एक सूखे हुए कुएं से चमकते सूरज को देख रहा था। एकमात्र चीज जो उसकी अमिट प्यास बुझा सकती थी। एक ऐसी पावर थी जो कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल व्यक्ति क्राउन प्रिंस को भी ओवरवेलमिंग कर सकती थी। लेकिन जितना अधिक वह इसकी इच्छा करता, जितना अधिक सेडिन को हर चीज के बारे में खालीपन का एहसास होता गया। उसके बाद सेडिन अपने टेंट से बाहर आ जाता है। सेडिन सोचता है सब सो गए हैं, यह किसी एक इनक्यूबी का काम नहीं है। हम देखते हैं सेडिन के आसपास एक इनक्यूबी घूम रहा होता है। उसके बाद सेडिन सोचता है मैं ओरा को सबसे स्ट्रांगली सेंस कर सकता हूँ वहाँ सिंथ के टेंट के पास। फिर अचानक सेडिन रुकते हुए अपने सामने देखता है तो उसे एक आंख घूर रही होती है। सेडिन ये महसूस कर कर घबरा जाता है और वहाँ देखता है तो वहाँ सब शांत होता है। उसके बाद सेडिन कहता है कितना अजीब है, मैंने पहले कभी इस तरह की प्रेजेंस महसूस नहीं की। न केवल यह मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यह किसी भी ह्यूमन पावर की इमेजिनेशन से कहीं अधिक महान है। ये सब सोचकर सेडिन के हाथ कँपकँपा रहे होते हैं। क्या इसे आप नेचर कैलेस्लिज्मिक फोर्स नहीं कहते? आप लोग देख सकते हो ये कितना भयानक दिख रहा है और इसमें सेडिन कितना छोटा दिख रहा है। ये क्या चीज़ है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि यह रूलर ऑफ प्रोलोबन की पावर हो सकती है। तो चलो स्टोरी लाइन पर आते हैं। उसके बाद सेडिन सोचता है कोई भी इसकी तुलना क्राउन प्रिंस की तरह करने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं कोशिश करने पर भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता। मुझे पता लगाना चाहिए कि यह कौन है। सेडिन रेनी के टेंट की ओर जाते हुए सोचता है मैंने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह बेकार था। स्ट्रॉन्गर बनना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे सेटिस्फेक्शन देती है। मैं केवल यही चाहता हूँ और अधिक स्वस्थ महसूस करूँ। उसके बाद जल्दी से पर्दे को हटाकर कहता है खुद को रिवील करें। उसके बाद इनक्यूबिस सेडिन को जल्दी से सुला देता है। हम देखते हैं वहाँ एक नहीं 3 इनक्यूबिस होते हैं। उसके बाद रेनी कहती है अब यह छोटी सी बिल्ली का बच्चा कौन है? उसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और कहता है असुविधा के लिए हम ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं। पोजीशन सिंक्रोनाइजेशन और सिस्टम कैलिब्रेशन पूरा हो गया है। रेनी सोचती है उफ मैं क्या करने वाली हूँ। उन्होंने एस्ट्रा के आधे स्किल सील कर दिए हैं। मुझे यकीन है कि हमें क्वेस्ट पूरी करके उन्हें अनलॉक करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम बताता है
यह स्किल उपलब्ध नहीं है, यह स्किल सील कर दी गई है। ये देखकर रेनी कहती है यह बहुत परेशान करने वाला है। उसके बाद किताब को देखकर सोचती है हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जो मिला है उससे खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे चढ़ने के लिए कोई टावर नहीं है। उसके बाद बोलती है वाटर लेडी, प्लीज इस बुक के साथ सेंध का पता लगाना शुरू करें। क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग कहती है इसमें लगभग 1 दिन लगेगा। फिर रेनी कहती है दादाजी, क्या आप किसी भी तरह से इनक्यूबी को बुलाने में सक्षम हैं? क्या यह मुश्किल होगा क्योंकि हम पृष्ठ से घिरे हुए हैं? द रूलर ऑफ प्रलोभन गुस्से में कहता है कि उसे कम मत समझो। उसके बाद रेनी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है, फिर तो चलो पृष्ठ को एक छोटी सी झपकी लेने देते हैं। हम देखते हैं रेनी के आसपास इनक्यूबस हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं सेडिन को रेनी ने बेड पर सुलाया होता है। रेनी सेडिन को देखते हुए सोचती है सो प्रिटी, वह बहुत सुंदर है। वह मुझे बहुत समय पहले मेरे पड़ोसी की बिल्ली की याद दिलाता है। क्या उसका नाम रेवन था? क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग तुम्हारे साथ सेडिन एंसिरात की ब्यूटी का आनंद लेती है। रेनी सेडिन की एक आंख खोलकर सोचती है उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है। रूथलेस ब्लड लीडर कहता है कि तुम्हारे पास ब्यूटीफुल लोगों के लिए अनचेंजिंग प्रेफरेंस है। रेनी कहती है अच्छा, यह पूरी तरह से समझ में आता है। क्यों? रूलर ऑफ प्रलोभन तुमको यह कहते हुए चिढ़ाता है कि उसने तुमको इनक्यूबी को एडमायर करते हुए देखा था जब उसने उन्हें बुलाया था, और यह कि तुम्हारे पास ब्यूटी के लिए एक स्पष्ट चीज है। रेनी द रूलर ऑफ प्रलोभन को म्यूट कर देती है और सोचती है नॉनसेंस। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि द रूलर ऑफ प्रलोभन तुमको एक प्राइवेट मैसेज के रूप में डेली इंटरनल स्लीप फॉर 100 ईयर भेजता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहते थे कि मैं अब तक का सबसे हैंडसम एक्स्ट्रा था और अब तुम मुझे म्यूट करने जा रहे हो। तो रेनी अपने कान बंद करते हुए द रूलर ऑफ प्रलोभन से कहती है अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगी। और सोचती है इस एक्स्ट्रा ने अपना दिमाग खो दिया होगा, वह मुझे इसके लिए प्राइवेट मैसेज भेज रहा है। उसके बाद कहती है चलो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। हमें तय करना होगा कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद द रूलर ऑफ प्रलोभन बुदबुदाता है कि उसे वह आदमी पसंद नहीं है क्योंकि वह सोने वाला आखिरी व्यक्ति था। उसके बाद हम सेडिन का स्टेटस विंडो देखते हैं। नेम सेडिन एंसिरेड, फैमिली हाउस एंसिरेड, रेपुटेशन 792, टाइटल्स मर्सनरी किंग, सिरा गिल्ड का हेड, हाउस एंसिरेड का फर्स्ट हेड और आखिरी में स्वॉर्ड मास्टर। पावर 800, स्टेल्थ 890, स्टेमिना 830, विजडम 892, लक 673, एफिनिटी 0। उसके बाद रेनी कहती है उसके स्टेटस बहुत स्ट्रांग है। कोई आश्चर्य नहीं कि इनक्यूबी को उसके साथ मुश्किल समय था। उसके बाद रेनी सोचती है हाँ, पावर सबसे बेस्ट है। द रूलर ऑफ प्रलोभन सुझाव देता है कि तुम्हें उसे अभी मार देना चाहिए। रेनी कहती है हम उसे अभी जीवित रखेंगे, मुझे वास्तव में वह पसंद है। वह पहला है जिसका रेनी के प्रति नेगेटिव एफिनिटी नहीं है। उसके बाद रेनी कुछ सोचते हुए कहती है यह सही है, उसका फेस प्रिटी है, वह क्यूट और जेंटल भी है, साथ ही ऐसा लगता है कि वह बहुत सीधा होगा। उसके बाद द क्वीन ऑफ वेव हीलिंग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखती है। उसके बाद रेनी कहती है उसकी एफिनिटी से मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ दूसरों की बातों के आधार पर निर्णय लेने वाला व्यक्ति होगा। ये सुनकर द रूथलेस ब्लड लीडर को अनईजी महसूस होता है। उसके बाद रेनी कहती है उसके सभी टाइटल से मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी और एक स्वॉर्ड मास्टर होने के नाते हमें उसके कहीं मारे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो रूलर ऑफ प्रलोभन एक क्रूअल प्लान को बनता हुआ सेंस कर लेता है। उसके बाद रेनी एक स्माइल देती है। फिर रेनी कहती है ठीक है, मैंने अपना डिसीजन कर लिया है, इस पल से तुम मेरे हो। ये सुनकर रूथलेस ब्लड लीडर पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो रेनी कहती है मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैं कह रही हूँ। मैं उसे अपना अंडरलिंग बनाने जा रही हूँ। वह एक परफेक्ट पेट बनेगा। मेरा मतलब है
ह्यूमन कंपेनियन। तो उस पर रूथलेस ब्लड लीडर दृढ़ता से धमकी देता है कि अगर तुम उसे अभी नहीं मारोगी तो वह नाराज हो जाएगा। रेनी कहती है जो करना है करो। वैसे ग्रैम्स दादाजी, क्या आपको कुछ मिला? तो उस पर वाटर लेडी नामे सर हिलाती है और रूथलेस ब्लड लीडर निराश होकर रोने लगता है। उसके बाद रूलर ऑफ प्रलोभन रेनी को इंक्यूबिस से एक रिपोर्ट भेजता है। उसके बाद रेनी रिपोर्ट को देखते हुए कहती है यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, रुको, क्या कोई विटनेस था? उसके बाद रूलर ऑफ प्रलोभन रेनी को विटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है। रेनी सोचती है क्या आप इसे देखेंगे? एक विटनेस था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने वह सब कुछ ले लिया जो मैंने उन्हें दिया और फिर भी चुप रहे। मैं यह सोचकर बहुत पागल हो गई कि यह सब क्राउन प्रिंस और इस आदमी के आदेश के तहत था। और ये सोचते सोचते रेनी थोड़ा गुस्से में सेडिन के नाक पर एक उंगली से क्लिक मार देती है। फिर उसके बाद रेनी को एहसास होता है कि उसने क्या किया और सोचती है मेरा मतलब यह नहीं था। हम देखते हैं इससे सेडिन के नाक पर चोट लग जाती है और सेडिन को दर्द हो रहा होता है। सेडिन की नाक टूट गई होती है। उसके बाद रूलर ऑफ प्रलोभन उपहास करता है, कहता है कि उसे मारने के लिए यह काफी नहीं है और रूथलेस ब्लड लीडर उस पर सहमत होता है और कहता है कि वह एक बार के लिए सही है। रेनी कहती है ओ दोस्तों। उसके बाद क्वीन ऑफ वेव हीलिंग उन्हें फटकार लगाती है और कहती है कि ह्यूमन कंपेनियन का फेस बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद द रूलर ऑफ प्रलोभन दावा करता है कि यह ठीक है क्योंकि वह वैसे भी ज्यादा अधिक हैंडसम है। रेनी कहती है दोस्तों क्या तुम रुक कर सुन सकते हो? उसके बाद द रूथलेस ब्लड लीडर अपना सिर हिलाता है जैसे वह बीमार और थका हुआ हो। उसके बाद रेनी उन तीनों को गुस्से में कहती है क्या तुम सभी को ब्लॉक करना है? ये सुनकर वो तीनों साइलेंस हो जाते हैं। उसके बाद रेनी कहती है मैं वाटर लेडी को हुक से मुक्त करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे उसे ठीक करने में मदद करनी है। ये सुनकर रूथलेस ब्लड लीडर और रूलर ऑफ प्रलोभन उदास हो जाते हैं और क्वीन ऑफ वेव हीलिंग खुश हो जाती है क्योंकि उसे अनम्यूट कर दिया होता है। उसके बाद रेनी कहती है मेरा इरादा उसकी नाक तोड़ने का नहीं था, इसलिए इस बार मैं इसे ठीक कर दूंगी, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं इस बारे में बाद में तुमसे बात करूंगी। और यह कहते हुए रेनी सेडिन की नाक को हील कर देती है। रेनी वहां से जाते हुए सेडिन से कहती है तुमसे फिर मिलूंगी रेवेन, और यह कहकर वहां से जाने लगती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कोई सेडिन से कहता है रेवेन चलो उठो, तुमने अपने मास्टर को नाराज कर दिया है और अब सजा पाने का समय आ गया है। दोस्तों हम देखते हैं सेडिन एक अंधेरी जगह पर होता है। तो सेडिन कंफ्यूज होकर सोचता है रेवेन मास्टर ये सब क्या है? वो आवाज फिर से सेडिन से कहती है आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, अगर तुम नहीं जागे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। सेडिन सोचता है पनिश, इसका क्या मतलब है? यह कौन है? उसके बाद हम वाटर लेडी को देखते हैं, वो सेडिन को जगा रही होती है। तो सेडिन उड़ते हुए कहता है मेरी नाक में दर्द क्यों हो रहा है? उसके बाद जल्दी से उठकर बैठते हुए सोचता है इसे मुझे वह ओरा याद आता है, इसे क्या हुआ? हम देखते हैं रेनी उसके बगल में ही बैठी होती है। उसके बाद रेनी बोलती है मैं देख रही हूँ कि तुम आखिरकार जाग गए हो। तो सेडिन हैरान होकर कहता है लेडी रेनी मार्कियस। ये सुनकर रेनी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है तो आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हम पहले मिले हैं? ये सुनकर सेडिन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है नहीं हमने नहीं। तो रेनी खुश होते हुए कहती है मुझे ऐसा लगा। फिर सेडिन सोचता है वह ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे र्यूमर्स कहते हैं। दोस्तों हम देखते हैं रेनी उसे नजदीक से घूर रही होती है। तो सेडिन कहता है क्या आप प्लीज एक कदम पीछे हट सकती हो माय लेडी? उसके बाद रेनी कहती है तुम्हें मैं याद हूँ है ना? तो सेडिन कहता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो रेनी सेडिन के हाथ पर अपना हाथ रखकर और अपना ओरा रिलीज करती है। तो सेडिन रेनी का ओरा देखकर चौंक जाता है। उसके बाद रेनी कहती है मेरा मतलब है कि आप इस प्रेजेंस को पहचानते हैं। उसके बाद सेडिन सोचता है उसका हाथ कब गया, रुको यह फीलिंग, और फिर हैरान होकर कहता है माय लेडी यह आप थे? तो रेनी कहती है हाँ मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। सेडिन कहता है तो तुमने उन हाई रैंकिंग डीमंस को बुलाया? उसके बाद रेनी कहती है ओ माय तुम्हारे स्टेटस ने एक हाई विजडम स्कोर दिखाया लेकिन तुम बिल्कुल सुस्त हो है ना? तो सेडिन कंफ्यूज होकर कहता है स्टेटस? उसके बाद रेनी कहती है क्या यही वजह है कि
तुम हमेशा क्राउन प्रिंस के प्रति इतने आज्ञाकारी थे लिटिल रेवन। तो सेडिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रेनी उसे रेवन कह रही होती है। उसके बाद रेनी सीरियस होकर कहती है, मुझे पता है कि एक विटनेस है, उसे पब्लिकली क्यों नहीं किया गया। ये सुनकर सेडिन कुछ पता ना होने का नाटक करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद रेनी सेडिन के पास आकर उस पर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, चलो यहाँ एक दूसरे का समय बर्बाद न करें। मैं सभी विटनेस से मिली और सब कुछ सुना। मुझे पता है कि सेंट ने गायब होने से पहले क्या किया था और किसने इसे कवर करने का ऑर्डर दिया। और कहती है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि तुम सभी ने उसे छुपाया और दिखावा किया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और कहती है, सेंट की किडनैपिंग नहीं हुई थी, वह अपनी मर्जी से चली गई थी। इसका मतलब है कि मुझे काल कोठरी में बंद करने का कोई कारण नहीं था। तो सेडिन कहता है, क्राउन प्रिंस उसने अनुमान लगाया हर होलीनेस इसलिए चली गई क्योंकि आपने उसे धमकी दी थी। दोस्तों, सेडिन यहाँ कितना प्यारा लग रहा है ना? आप लोग कमेंट में बता देना कि ये सीन आपको कितना पसंद आया। उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है और रेनी सोचती है, यह आदमी मेरे ख्याल से ज्यादा ओबीडियंट है, मुझे नहीं लगता कि वह डरा हुआ है। तो रेनी मन में ही एस्ट्रा से कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि वह मेरे सैबरस जैसा दिखता है? दोस्तों, रेनी का कहने का मतलब है उसका डॉग। ये सुनकर रूथलेस ब्लड लीडर और रूलर ऑफ प्रलोभन कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वीन ऑफ वेव हीलिंग हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद रेनी सेडिन के मुंह को छोड़ते हुए कहती है, उसने ऐसा सोचा, ठीक है, मेरे पिछले रिकॉर्ड के आधार पर समझ में आता है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेडिन थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मुझे लगता है कि क्राउन प्रिंस कुछ और ही कहेंगे। तो रेनी गुस्से में कहती है, मुझे यकीन है कि वह ऐसा करेगा। उसकी होने वाली ब्राइड उसकी शादी से कुछ दिन पहले ही गायब हो गई। इस प्लॉट में उसने एकमात्र विटनेस को छुपाया। इसका मतलब है कि वह या तो अपनी प्रिय लिन के गायब होने से पागल हो गया है और किसी पर भरोसा नहीं करता, या वह अपनी रेपुटेशन को उतना ही वैल्यू देता है जितना वह अपनी मंगेदर की रेपुटेशन को देता है। यह इन दो ऑप्शन में से एक है। फिर उसके बाद सेडिन कहता है, आप बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि अफवाहों में आपको डिस्क्राइब किया गया है। मैंने सुना है कि माय लेडी बहुत लंबे समय से क्राउन प्रिंस से प्यार करती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उससे नफरत करती है। तो रेनी कहती है, मुझे अब वह पसंद नहीं है, वास्तव में मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा अजीब हो सकती हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों पसंद करूंगी जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की। ये सुनकर सेडिन कहता है, मैं समझता हूँ। उसके बाद सेडिन कुछ सोचता है और कहता है, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। क्राउन प्रिंस और सेंट दुनिया के सबसे ग्रेट कपल के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। उनकी सगाई महज एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी नहीं। यह आवश्यकता के कारण अरेंज किया गया था। यह सुनकर रेनी जल्दी से सेडिन से कहती है, मुझे पता था, उन दोनों में कभी प्यार नहीं था, है ना? उसके बाद रेनी सेडिन से कहती है, रुको, तुम अचानक मुझे यह क्यों बता रहे हो? तो ये सुनकर सेडिन रेनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। उसके बाद रेनी कहती है, किसी भी मामले में अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो यह बिल्कुल सही है, चूंकि वे केवल कन्वीनियंस मैरिज करने जा रहे थे। क्राउन प्रिंस सबसे पहले ऐसी कोई भी चीज हटाना चाहते थे जो उन्हें अपनी मंगेदर के किडनैपिंग और हत्या के सस्पिशियस के रूप में इंगित करती है। तो ये सुनकर रेनी गुस्से में कहती है, वह मुझे भी सुविधाजनक तरीके से हटा सकता था जो उनके पक्ष में काटा था, जबकि वह ऐसा कर रहा था। उसके बाद रेनी उठते हुए कहती है, हाँ, मैंने वह सब सीख लिया जो मुझे जानना चाहिए था, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर सेडिन जल्दी से रेनी का हाथ पकड़कर कहता है, रुको माय लेडी, क्या आप किसी भी तरह से एक डीमन है? तो रेनी कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेशक मैं इंसान हूँ। उसके बाद सेडिन कहता है, आप ह्यूमन बॉडी के साथ पावर के उस लेवल को कैसे प्राप्त करने में एबल थे? उसके पास एक ऐसी पावर थी जो संभवतः अस्तित्व में नहीं हो सकती थी। वह ऑरा, चाहे मैं इसे कैसे भी समझूं, वह ऐसी पावर नहीं है जो किसी ह्यूमन के पास हो सकती है। यह केवल मजबूत नहीं थी, एक इनक्रेडिबल रूप से डार्क पावर की तरह महसूस हुआ जो एक एंशिएंट गरज को
आश्चर्य दे रही थी। एक ह्यूमन को क्या करना चाहिए, उनके छोटे लाइफ स्पैन के साथ ऐसी पावर ऑब्टेन करने के लिए क्या करे। उसके बाद रेनी कुछ सोचती है और कहती है 58 बार मरने की कोशिश करो। तो ये सुनकर सेडिन कहता है क्या? फिर रेनी कहती है या आप पूरी दुनिया को बचा सकते हो। सेडिन सोचता है क्या वह मजाक कर रही है और उसके बाद कहता है लेकिन मैंने सुना है कि आपने पहले कभी तलवार भी नहीं चलाई है। और कहता है तुम अपनी स्ट्रेंथ क्यों छुपा रही हो? तुम्हारे जैसी पावर से तुम पूरे एम्पायर को जीत सकते हो, नहीं पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट। उसके बाद रेनी कहती है किस लिए? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद सेडिन कहता है बेशक तुम्हें सिर्फ तलवार के रास्ते पर ही समर्पित होना चाहिए। रेनी सोचती है कि अब वह क्या कह रहा है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। उसके बाद सेडिन कहता है मैंने अपना मन बना लिया है और रेनी से कहता है मैं आपकी लीडरशिप की सेवा अपने मास्टर के रूप में करना चाहूंगा। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद रेनी कंफ्यूज होकर मन में कहती है माफ करना, एक्सक्यूज मी। दोस्तों हम देखते हैं सेडिन बड़ी उम्मीदों से रेनी की ओर देख रहा होता है। उसके बाद राइटर हमें बताता है सेडिन एंसेरात कौन है। उसने कई महान चीजें हासिल की है जो एम्पायर के लाइट के रूप में प्रशंसित होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके कॉमनर और अननोन ओरिजिन होने के कारण उतनी ही नफरत मिलती है। केवल एक चीज जिसमें उसका इंटरेस्ट था वह तलवार के रास्ते के अलावा और कुछ नहीं था। जिस चीज ने सेडिन को प्रेरित किया वह लोगों की प्रशंसा या नफरत नहीं थी, लेकिन अपनी खुद की सीमाओं को पार करने की इच्छा थी। क्राउन प्रिंस जो एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था उसे इम्प्रेस करने के लिए पर्याप्त महान नहीं था। उस टाइम सेडिन सोचता है वह मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन बस इतना ही, हमारे स्किल में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद राइटर फिर से हमें बताता है जैसे ही उसने अपना पर्पस खो दिया, ऊब ने उसके शरीर पर बोझ डालना शुरू कर दिया। उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर उसने एक रोशनी देखी जो वापस लाएगी, वह प्यास जिसने वह बहुत पहले ही भूल चुका था, रेनी मार्कियस। उसके बाद सिस्टम बताता है सेडिन एंसेराट की एफिनिटी 200 पॉइंट से बढ़ गई है। उसके बाद सेडिन रेनी से कहता है मैं आपकी ग्रेट टीचिंग्स रिसीव करना चाहूंगा। उसके बाद सिस्टम बताता है अचानक एक क्वेस्ट अपडेट हो गई है। मर्सनरी किंग सेडिन एंसेराट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप उसे अपना पीपल एक्सेप्ट करें। क्या आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं? यस या नो? हाँ करने की कंडीशन। हाँ बोलने पर सेडिन की एफिनिटी +100 और रेपुटेशन +100 में, ना बोलने पर सेडिन की एफिनिटी -100 में हो जाएगी। रेनी सोचती है रुको, वह मुझे अपने मास्टर के रूप में सर्व करना चाहता है। उसके बाद रेनी कहती है अच्छा नो वे, कोई रास्ता नहीं। और सोचती है मैंने जितने साल जिए हैं मुझे अभी भी शिष्य जैसा कुछ नहीं मिला। चाहे हमने साथ में कितना भी समय बिताया हो, अंत हमेशा एक जैसा ही होता। हम देखते हैं रेनी अपने पिछले लाइफ की बातें याद करती है। यांग कहती है इसे अपने दम पर बनाने की कोशिश करना ही काफी मुश्किल है। मुझे किसी और की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के विचार से ही नफरत है। और फिर सोचती है और अब यह लड़का जिसे मैं अभी अभी मिली हूँ चाहता है कि मैं उसे अपना पीपल बना लूँ। उसके बाद सिस्टम बताता है आपका डिसीजन अंतिम रूप से तय हो गया है। दोस्तों क्या हमारी रेनी सेडिन को अपने पीपल मतलब अपने अंडर लेगी या नहीं, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही।